सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कि पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सार क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन देख लिया था हमने। आज हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें हम सेफेलोस्पोरिन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की क्लास में आ जाती है, क्योंकि इसमें भी क्या है, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। तो बात करेंगे सेफेलोस्पोरिन की। तो दोनों के स्ट्रक्चर में आपको थोड़े डिफरेंस मिलेंगे, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। आप पेनिसिलिन वाला जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देती हैं जो बैक्टीरिया की होती है। सेफेलोस्पोरिन में और पेनिसिलिन में जो मेजर डिफरेंस है वो स्ट्रक्चर में तो है ही, लेकिन क्या इनकी एक्टिविटी में मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो पेनिसिलिन होती हैं तो वो क्या है, मेजरली यानी जो मोस्टली जो पेनिसिलिन रहती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करती हैं, ग्राम पॉजिटिव है ना। और कुछ कुछ केसेज में मतलब कुछ कुछ जो पेनिसिलिन है वो क्या है, ग्राम नेगेटिव में भी काम करती हैं, लेकिन मोस्टली क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करती हैं, है ना। जो सेकंड रहती हैं जो सेफेलोस्पोरिन से, तो ये हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स रहती हैं। ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है ना। तो ये हमारा मेन डिफरेंस रहता है पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन में। और इसमें मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता दूं, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहते हैं तो इनमें क्या है, एक जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है वो एक्स्ट्रा होती है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन की एक्स्ट्रा लेयर नहीं होती, उसमें एक सिंगल लेयर ही रहती है और एक आउटर मेम्ब्रेन अलग से होती है ना। तो बस मेन डिफरेंस यही है, पॉजिटिव में दो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर्स होती हैं और ग्राम नेगेटिव में एक ही पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है। बस इतना सा डिफरेंस है। और बाकी हम डिस्कस करते हैं हम सेफेलोस्पोरिन के। इसमें भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सेम पेनिसिलिन जैसा ही है, लेकिन इसमें जो फ्यूड रिंग है ना, तो इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। तो पेनिसिलिन में क्या है, थायोजोलिडिन रिंग थी, लेकिन इसमें डाईहाइड्राथाइजिन रिंग होती है। ये जो आपको फ्यूड रिंग दिख रही है जैसे हम बोलते हैं डाईहाइड्राथाइजिन, है ना। तो ये तो हमारा मेन डिफरेंस हो गया। बाकी बीटा लैक्टम जो रिंग है वो सेम रहेगी और जो एमाइड ग्रुप है वो भी हमारा सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको दो पोजीशनिंग दिखेगी, एक R1 यहाँ पे है और एक R2 यहाँ पे है ना। और यहाँ पे आपको क्या है, मीथेन ग्रुप्स नहीं मिलेंगे जैसा कि पेनिसिलिन में आपने देखे थे। तो इतना डिफरेंस है। तो मेन आपको जो है स्ट्रक्चर को याद रखना है, तीन पार्ट में आपको डिवाइड करना है स्ट्रक्चर को, एमाइड ग्रुप में, बीटा लैक्टम रिंग में और डाईहाइड्राथाइजिन में, इस तरीके से। चलिए पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सेफेलोस्पोरिन इज ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बिकॉज इट कंटेन बीटा लैक्टम रिंग, है ना। तो बीटा लैक्टम रिंग है तो ऑब्वियसली बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हो जाएगी। और जो बीटा लैक्टम रिंग है तो वो क्या है, फ्यूड होती है किसके साथ, डाईहाइड्राथाइजिन रिंग के साथ, है ना। तो उसमें क्या है, थायोजोलिडिन रिंग थी, इसमें डाईहाइड्राथाइजिन रिंग है। तो इतना सा डिफरेंस हो गया। तो ये तो स्ट्रक्चर हमने समझ लिया सेफेलोस्पोरिन का। केमिस्ट्री देखते हैं। केमिस्ट्री मैंने आपको सेम बता दी कि जो नंबरिंग होती है सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। अब जो पेनिसिलिन के केस में नंबरिंग थी वो यहाँ से शुरू हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो नंबरिंग हम इधर उधर से नहीं, एक प्रॉपर एक प्लेस होता है नंबरिंग का, उसे मैं आपको सिखा दूंगा आगे जाके। तो उससे नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग करना हमने यहाँ से शुरू किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गई हमारी नंबरिंग। अब केमिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो इट इज 8 मेंबर्ड रिंग, है ना। अब वो तो क्या हमारी 7 मेंबर्ड रिंग थी जो पेनिसिलिन थी, लेकिन ये 8 मेंबर्ड रिंग है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं। और एक कॉर्नर यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ गया क्योंकि जो पेनिसिलिन था उसमें डायरेक्ट आपको इस तरीके से दिखता था, लेकिन इसमें क्या एक कॉर्नर एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये वाला। चलिए 8 मेंबर्ड रिंग है। सबसे पहले रिंग एज बीटा लैक्टम रिंग एंड रिंग बीज डाईहाइड्राथाइजिन रिंग। देखिए जो रिंग ए ना, इसमें भी आप नंबरिंग कर दो इस तरीके से। तो जो रिंग ए है वो क्या है, बीटा लैक्टम रिंग है, और जो रिंग बी है वो क्या है, डाईहाइड्राथाइजिन रिंग है। तो ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए बिल्कुल सिंपल तरीके से। द सल्फर कंटेनिंग ए डाईहाइड्राथाइजिन रिंग इज फ्यूज्ड विद बीटा लैक्टम रिंग। देखिए इसमें जो सल्फर है ना, ये जो सल्फर कंटेनिंग जो रिंग है, जैसे हम डाईहाइड्राथाइजिन रिंग बोल रहे हैं, तो वो क्या है, फ्यूइड है किसके साथ, बीटा लैक्टम रिंग के साथ। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, जो कि बहुत आसान तरीके से आप बना के लिख सकते हो, बिल्कुल भी आपको इसमें टेंशन नहीं आने वाली है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं। अब ये तो हमने रिंग्स के बारे में समझ लिया, कौन कौन सी रिंग्स हैं, कैसे वो प्रेजेंट है, किस तरीके से उनका अपीयरेंस है। अब हम पोजीशनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले पोजीशन 1 की बात करते हैं। ये जो पोजीशन 1 दिख रही है ना, हम यहीं से शुरुआत करेंगे। पोजीशन 1 पे क्या सल्फर जुड़ा हुआ है, जो कि एक हाइड्रो एटम है, ठीक है। बस सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि सल्फर का एक हाइड्रो एटम है यहाँ पे, तो सल्फर प्रेजेंट है नंबर 1 पे। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि कौन से प्लेस पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, और सार में हम क्या देखते हैं कि जिस जगह पे जो चीज़ प्लेस है वो क्या एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी है, और वो उसमें हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो एक्टिविटी घटेगी या बढ़ेगी, है ना। ये चीज़ देखते हैं। और पोजीशन नंबर फिर हम 2 पे नहीं आते हैं, सीधे हम 3 पे आते हैं, क्योंकि 2 पे कुछ भी नहीं है, सीधे 3 पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या एक R1, जैसे हम एल्किन ग्रुप बोलते हैं, सॉरी,
है ना, एल्केन, LALKANE, है ना, एल्केन ग्रुप प्रेजेंट है पोजीशन नंबर 3 पे, ये रहा। 8 नंबर पोजीशन नंबर 4 पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे पोजीशन नंबर 4 पे। 8 नंबर 6 कीटोनिक ग्रुप पे प्रेजेंट है ना, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे नंबर 6 पे, ये रहा हमारा कीटोनिक ग्रुप। 8 नंबर 7 एमाइड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। एमाइड ग्रुप कहाँ है यहाँ पे, 8 नंबर 7, ये रहा हमारा एमाइड ग्रुप, ठीक है, 8 नंबर 7 पे प्रेजेंट है। और सबसे लास्ट पॉइंट हम बाई करें, बाई द मॉडिफिकेशन ऑन R1 एंड R2 नंबर ऑफ सेफेलोस्पोरिन डेरिवेटिव्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। तो जो R1 पोजीशन है ना, और ये हमारा R2 पोजीशन है, तो इन पे अगर हम मॉडिफिकेशंस करते हैं, इनमें हम कोई चेंजेस करते हैं, इनमें कोई अलग से हम फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं, तो क्या सेफेलोस्पोरिन के डेरिवेटिव्स हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इस तरीके से आप केमिस्ट्री को लिख सकते हो किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले स्ट्रक्चर याद करना है, उसकी नंबरिंग करनी है, देन उसकी पोजीशन पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट है वो आपको लिख देनी है। चलिए अब सीधे हम सार पे आ जाते हैं। सार आपको कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी इसका स्ट्रक्चर है इसमें हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो क्या एक्टिविटी पे अफेक्ट पड़ता है। और इसमें जो आपको पोजीशनिंग दिख रही है ये आपको याद होनी चाहिए। इसमें जो भी चीज़ें ऐड हैं वो आपको याद होनी चाहिए। एमाइड ग्रुप है, बीटा लैक्टम देंगे, डाई हाइड्रोथाइजिन देंगे, ये सारी चीज़ें। चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे ना, तो वो क्या है, हमारी रिंग से ही शुरुआत होती है कि इसमें जो बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है ना, जो बीटा लैक्टम रिंग है वो क्या एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो सिंपल सी ट्रिक यही है सार लिखने की कि जो भी चीज़ें उसमें प्रेजेंट है पहले से स्ट्रक्चर में, तो वो क्या है, हमारी एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी है। फिर बाकी हम जो पोजीशन पे जो हम चेंजेस करते हैं उसके हिसाब से हम एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ बीटा लैक्टम रिंग क्या है, एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। सेकंड थिंग, द फ्लूइड डाईहाइड्रोथाइजिन रिंग विद बीटा लैक्टम रिंग इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। जो कि बीटा लैक्टम रिंग के साथ जो डाईहाइड्रोथाइजिन रिंग जो फ्लूइड है जो जुड़ी हुई है उसके साथ, तो वो क्या एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी है, उसकी एक्टिविटी के लिए जरूरी है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करते हैं तो जो एक्टिविटी है वो क्या डिक्रीज हो जाएगी, है ना। ये डाईहाइड्रोथाइजिन जो रिंग है इसके स्ट्रक्चर में हम कोई चेंज करते हैं या फिर हम इसके स्ट्रक्चर में कुछ भी हम बदलाव करते हैं, है ना, कोई और स्ट्रक्चर यहाँ पे हम ऐड करते हैं बीटा लैक्टम रिंग के साथ, तो इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए क्या ये एसेंशियल है इसकी एक्टिविटी के लिए। थर्ड जो पॉइंट आएगा, द एमाइड ग्रुप विच इज अटैच्ड विद द बीटा लैक्टम रिंग इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी एंड इफ वी मॉडिफाई एल्किन ग्रुप आर वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक डेरिवेटिव्स। इसमें जो आपको एमाइड ग्रुप दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें दो एमाइड ग्रुप है, एक तो ये वाला एमाइड ग्रुप है और एक इसमें ये वाला एमाइड ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें जो एमाइड ग्रुप है जो अटैच्ड है बीटा लैक्टम रिंग के साथ, तो वो क्या एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी है, एक्टिविटी के लिए जरूरी है। अगर हम इसमें जो आर ग्रुप जो जुड़ा हुआ है हमारा, जैसे R1 है ना, R2 है या फिर R1 है, अगर हम इसमें कोई चेंजेस करते हैं, कोई मॉडिफाई करते हैं, तो इससे क्या हमें वेरियस टाइप के जो सेफेलोस्पोरिन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। अलग अलग टाइप के हमें एंटीबायोटिक्स देखने को मिलेंगे जो सेफेलोस्पोरिन के जिन्हें हम डेरिवेटिव्स बोलेंगे, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है वो हमारा एट पोजीशन नंबर 7 एंड 8 सिस फॉर्म इज प्रेजेंट इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू ट्रांस द एक्टिविटी विल बी डिक्रीज, है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पोजीशन नंबर 7 और 8 है ना, ये वाली पोजीशन नंबर 7 और 8, तो यहाँ पे क्या है सिस फॉर्म प्रेजेंट है। सिस फॉर्म का मतलब होता है जब सिमिलर एटम्स या फिर ग्रुप्स के एक डबल बॉन्ड के सेम साइड पे प्रेजेंट होते हैं, तो उस चीज़ को हम सिस फॉर्म बोलते हैं। और इसको तो ये क्या एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी है जो सिस फॉर्म है। लेकिन अगर हम इसे ट्रांसफॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, तो ट्रांस में क्या रहता है, जब सिमिलर एटम्स या ग्रुप्स क्या है एक डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होते हैं, तो इससे क्या है जो एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज होगी। तो सिस जो फॉर्म है यहाँ पे, तो वो क्या है जो एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी है। और अगर हम क्या ट्रांस में से ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हम करते हैं, तो इससे जो एक्टिविटी है वो क्या डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है 7 और 8 जो पोजीशन है उसके ऊपर। फिफ्थ जो पॉइंट है, इफ यू रिप्लेस S विद O देन स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीज एंड इफ रिप्लेस विद CH2 देन स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीज। तो ये जो आपको S दिख रहा है ना, जो सल्फर दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको अगर हम O से रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे हम O लगा देते हैं S की जगह पे, या फिर हम इसकी जगह पे CH2 ऐड कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि एक्टिविटी हमेशा डिक्रीज ही होगी। O को हम अगर ऐड करेंगे तो जो स्टेबिलिटी है वो क्या डिक्रीज होगी, और अगर हम रिप्लेस करते हैं CH2 से तो जो स्टेबिलिटी है वो क्या डिक्रीज होगी। तो दोनों ही केस में क्या है स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो हमें क्या है यहाँ पे S को रखना ही रखना है, वो एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट पोजीशन नंबर 3, इफ़ वी अटैच्ड ए लॉन्ग चेन ग्रुप और बल्की ग्रुप विद एल्केन ग्रुप देन मेटाबॉलिज्म एंड एक्टिविटी ऑफ ड्रग विल बी डिक्रीज। तो यहाँ पे जो पोजीशन नंबर 3 है ना, यहाँ पे R1 जो हमारा एल्केन ग्रुप है जो जुड़ा हुआ है,
तो इसकी जगह पे अगर हम कोई लॉन्ग चेन वाला कोई ग्रुप लगा दें, इसमें इस तरह की चेन रहती है लंबी, है ना, या फिर क्या है कोई हम बल्कि ग्रुप यहाँ पे ऐड कर देते हैं। बल्कि ग्रुप मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, तो हम उसको ऐड कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ड्रग की जो एक्टिविटी होगी वो क्या है डिक्रीज तो होगी, साथ में जो ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म रहता है तो वो भी क्या है डिक्रीज होगा। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे डिक्रीज होने वाली हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें ना तो लॉन्ग चेन यहाँ पे ऐड करनी है और ना ही कोई बल्कि ग्रुप ऐड करना है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। सबसे लास्ट पॉइंट की हम बात करें, एट पोजीशन नंबर 4 द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है ना पोजीशन नंबर 4 पे, तो ये क्या एसेंशियल है। और किस चीज़ के लिए एसेंशियल है कि जो प्रोडक्ट का जो हम फॉर्मेशन करते हैं ना मॉडिफिकेशन करने के बाद, तो ये क्या है ये ग्रुप वहाँ पे होना ही होना चाहिए। अगर हम इस ड्रग को क्या है प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में इसे बना रहे हैं, तो ये जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तो हम इस ड्रग को जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में से नहीं बना सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक और पॉइंट हम देखें कि एट पोजीशन 6 इफ वी ऐड एनी पोलर ग्रुप देन एक्टिविटी विल बी डिक्रीज। तो जैसे कि यहाँ पे पोजीशन नंबर 6 की हम बात करें, पोजीशन नंबर 6 जैसे ये रहा हमारा पोजीशन नंबर 6, तो अगर यहाँ पे हम कोई पोलर ग्रुप ऐड करते हैं जैसे अमीनो ग्रुप वगैरह ऐड करते हैं तो इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या है डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। पोजीशन नंबर 7 है ना, पोजीशन नंबर 7 कहाँ पे है, ये रहा हमारा पोजीशन नंबर 7। तो इसकी जगह पे अगर हम क्या करते हैं, इसे हम मॉडिफाई करते हैं आर को विद डिफरेंट टाइप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप्स देन नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स आर फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे जो R2 है ना ये वाला, तो इसको हम वेरियस टाइप के जो हेट्रोसाइक्लिक जो ग्रुप्स रहते हैं उसके साथ अगर हम इसे मॉडिफाई करें, रिप्लेस करें इसे, तो वेरियस टाइप के जो सेफोलोस्पोरिन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सार कंप्लीट। तो ये इसका क्या है सार हो गया, जो कि बहुत ही आसान होता है कि हर चीज़ यहाँ पे एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी है। पहली चीज़ तो यही ध्यान रखनी है, ये वाली बीटा लैक्टम रिंग एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, डाईहाइड्रोथाइजिन रिंग एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, जो सल्फर यहाँ पे हाइड्रो एटम जुड़ा हुआ है वो एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, कीटोन ग्रुप इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, एमाइड ग्रुप इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो आप दुनिया भर के पॉइंट बना के लिख सकते हो, बस कुछ चीज़ें आपको बस चेंज करके देखनी है। सल्फर की जगह पे अगर हम ऑक्सीजन को या फिर क्या CH2 ग्रुप को ऐड करते हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। लॉन्ग चेन यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो जो स्टेबिलिटी या फिर क्या है उसका जो मेटाबोलाइजेशन है या फिर उसकी एक्टिविटी है वो क्या डिक्रीज होगी। ऐसे हम रिमूव करते हैं, रिप्लेस करते हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में से कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही आसान रहता है ना, सिंपल है। तो ये हो गया हमारा सार सेफेलोस्पोरिन का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन। देखिए मोड ऑफ एक्शन आप बिल्कुल सेम टू सेम आप वही वाला यूज कर सकते हैं जो आपने पेनिसिलिन में किया था। ठीक है, इसके लिए आप अलग से जो है मोड ऑफ एक्शन नहीं देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो आप ये वाला मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये भी क्या है सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, उसको रोकते हैं। और ये क्या करते हैं जो पेप्टाइडोग्लाइकन रहता है तो उसको इनहिबिट करते हैं, जो क्या क्रॉस लिंकिंग के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। बिल्कुल सेम वही वाली हमारी प्रोसेस रहेगी जो आपने पेनिसिलिन में देखा था। तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये काम करेगा और सेल वॉल सिंथेसिस को रोकेगा। ठीक है, यानी उसके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है ना सेल वॉल सिंथेसिस में, तो उसको क्या है रोकता है। तो ये क्या है बिल्कुल उसी की तरह से काम करेगा जैसे पेनिसिलिन काम करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको अलग से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इसके आपको साइड इफेक्ट्स वगैरह भी देख सकते हैं, जैसे जो सेफेलोस्पोरिन रहती हैं तो इनके कुछ कंबाइन जो साइड इफेक्ट रहते हैं, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी होगी, है ना, इसके अंदर ऐसे हो गए हीमोलाइटिक एनीमिया, लोकल इरिटेशन, रीनल टॉक्सिसिटी, डिसल्फिरोम लाइक इफेक्ट, है ना, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इसके। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 4 टाइप के क्लासिफिकेशन इसके रहते हैं। एक जो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन आ जाते हैं, सेकंड जनरेशन आ जाते हैं, थर्ड जनरेशन आ जाते हैं और फिर क्या फोर्थ जनरेशन आ जाते हैं। जनरेशन का मतलब है कि अलग अलग तरह से काम करते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन जो सेफेलोस्पोरिन्स रहते हैं ना, तो ये क्या है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरियाज के ऊपर काम करते हैं, है ना। तो ये क्या है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड जो हम सेफेलोस्पोरिन बोल सकते हैं। सेकंड जनरेशन जो रहते हैं वो केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के ऊपर काम करते हैं। थर्ड जनरेशन होते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहते हैं, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के ऊपर काम करेंगे। फोर्थ जनरेशन रहते हैं तो ये क्या है बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट होते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट मतलब जो बैक्टीरिया जो बीटा लैक्टमेज जो प्रोड्यूस करता है ना, ताकि जो एंटीबायोटिक की जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाए, तो उसको ये रेजिस्टेंट करते हैं। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसमें क्या है बहुत सारे ड्रग्स आ जाते हैं। जैसे हम बात करें ड्रग्स की तो ये आ जाते हैं हमारे ड्रग्स बहुत सारे। फर्स्ट जनरेशन में हमारी सेफेलोथेन आ जाती है, सेफेलोपेरिन आ जाती है। तो इसमें क्या है हमें जो इसका स्ट्रक्चर रहता है ना, तो इसमें R रहता है, R1 रहता है और R2 रहता है। तो इनको क्या बस रिप्लेस करते जाना है और आपकी जो नए नए ड्रग्स हैं वो क्या बनते जाएंगे। R1 की जगह पे से रख दो, R2 की जगह पे से रख दो।
इस तरीके से नए नए ड्रग्स जो बनते जाएंगे। तो ये हमारे फर्स्ट जनरेशन हो जाते हैं। सेकंड जनरेशन आ जाते हैं यहाँ पे सेम इसी तरीके से, तो सिफेमेंडोल आ जाता है, सिफोनिसिड आ जाता है। तो सेम इसी तरीके से आपको जो है आर की जगह पे जो आर है ना, इस ग्रुप को रखना है, और R1 की जगह पे जो R1 है इसके पे इस ग्रुप को रखना है ना। तो आप जो स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो। वैसे आप केवल नाम याद कर लेना। अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन की बात करूँ, आपको स्ट्रक्चर जो है बना के देखने नहीं है, लेकिन आपको नोट डाउन जरूर करने हैं, आपको समझना जरूर है कि किस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो जो हमारी पोजीशन रहती है, R रहता है, एक R1 यहाँ रहता है, तो इनकी जगह पे क्या है, डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप उनको हम ऐड करते हैं, तो नए नए ड्रग्स हमारे बनते चले जाते हैं। हमारे सेकंड जनरेशन रहते हैं जो क्या केवल ग्राम नेगेटिव के ऊपर काम करते हैं। और लास्ट हमारे आ जाते हैं थर्ड जनरेशन, है ना। थर्ड जनरेशन में भी हमारे ये वाले ड्रग्स आ जाते हैं। इसमें R1, R2 और R3 रहता है, जिसमें सिफेजॉक्साइम आ जाता है और सिफोटैक्सिम आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे थर्ड जनरेशन हो जाते हैं। अब ये तो हमारे हो गई, हमारी 3 क्लासेज हो गई, 3 जनरेशन हो गई हमारी। और यहाँ पे हम सबसे लास्ट की बात करते हैं, वो आते हैं हमारे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, है ना। कि जो बैक्टीरिया जो केमिकल रिलीज करते हैं ना, तो उसको रोकने वाले ड्रग्स, है ना, रोकने वाले सेफेलोस्पोरिन्स। चलिए, तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स होते क्या है। तो बीटा लैक्टमेजेस आर ए फैमिली ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो देखिए, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स मतलब जो बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट करते हैं, उसको रोकते हैं। और बीटा लैक्टमेजेस क्या होते हैं, ये फैमिली ऑफ एंजाइम्स, है ना। तो ये क्या एक कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम्स होता है जो क्या करता है कि बैक्टीरिया को जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके अगेंस्ट में, है ना। तो जैसे ही बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को खाया जाता है, तो जो बैक्टीरिया होगा वो क्या एक एंजाइम रिलीज करेगा, जैसे हम बोलते हैं बीटा लैक्टमेज, जो क्या करेगा इस एंटीबायोटिक के असर को क्या है रोक देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये जो बीटा लैक्टमेज रहते हैं ना, तो इनको रोकने वाले जो ड्रग्स रहते हैं इन्हें हम बोलते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। तो दे आर द एजेंट्स विच रिजेंबल्स टू बीटा लैक्टम मॉलिक्यूल्स। तो ये होते हैं हमारे बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स, जिसमें क्लेवुलेनिक एसिड आ जाता है, सल्बेक्टम, टेजोबैक्टम, एविबैक्टम, रिलेबैक्टम, है ना। ये क्या है ड्रग्स के नाम है। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो बीटा लैक्टमेज क्या है, ये फैमिली ऑफ एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय मेनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दोनों तरह के बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस करते हैं। दैट इनएक्टिवेट्स बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बाय ओपनिंग द बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो बीटा लैक्टम रिंग रहती है ना, तो इसको ओपन कर देते हैं। जैसे बीटा लैक्टमेजस क्या करें कि ये वाली जो बॉन्ड होता है इसको तोड़ देते हैं, तो रिंग क्या ओपन हो जाती है बीटा लैक्टम रिंग, है ना। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, जो बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, इस रिंग को जो है तोड़ देता है, या तो इस रिंग को तोड़ देगा या इस रिंग को नीचे वाले पार्ट को तोड़ देगा। ठीक है, तो इससे क्या है जो रिंग है वो ओपन हो जाती है। जो पेनिसिलिन होती है तो वो क्या है पेनिसिलोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे क्या फिर जो एंटीबायोटिक है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, बीटा लैक्टमेज आर ऑल्सो नॉन एज पेनिसिलिनेज दैट प्रोवाइड मल्टी रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो जो बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम्स रहते हैं ना, जो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, तो इनको एक और नाम से भी जान सकते हैं हम, जैसे हम बोलते हैं पेनिसिलिनेज। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया इसको बचाते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो। बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स बाइंड्स टू बीटा लैक्टमेज एंजाइम एंड इनएक्टिवेट देम। तो जो बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम रहता है तो उसके साथ जाके वो बाइंड कर जाते हैं और उसको क्या है इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए मेन चीज़ इसमें ड्रग है, तो ड्रग को देख लेते हैं। पहला आता है हमारा क्लेवुलेनिक एसिड। ये इसका स्ट्रक्चर होता है क्लेवुलेनिक एसिड का, जिसमें क्या है बीटा लैक्टम रिंग होती है और एक है इसके साथ फ्यूड रिंग जुड़ी हुई होती है। तो क्लेवुलेनिक एसिड क्या एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, जो क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिस क्लेवुलिजेरस। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है, तो उससे क्या है इसे आइसोलेट किया गया है ना। और ये क्या सेमी सिंथेटिक है। इट एक्ट्स एज ए सुसाइड इनहिबिटर ऑफ बैक्टीरियल बीटा लैक्टमेज एंजाइम। यानी इसके काम करने का तरीका ऐसा होता है कि जैसे वहाँ पे पहुँचती है बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स के पास और अपने आप को सुसाइड कर लेती है, अपने आप को बोल सकते हैं ना, जैसे हमें किसी चीज़ को ख़त्म करना तो उसके पास जाके जैसे आतंकवादी करते हैं ना कि भीड़ में पहुंच गए उन सबको मारना है, तो वो खुद के साथ क्या सुसाइड कर लेगा, बॉम्ब ब्लास्ट कर लेगा, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये भी क्या ऐसे ही काम करती है। ये क्या है एंजाइम्स के पास जाके, जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स रहते हैं तो उनके पास जाके एक तरह से सुसाइड कर लेते हैं, जिससे क्या है जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स है तो वो भी क्या ख़त्म हो जाता है उसके साथ ही। यूजेस की हम बात करें तो वेरियस टाइप के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस रहते हैं तो उसमें क्या यूज किया जाता है। सेकंड आता है सल्बेक्टम। तो सल्बेक्टम भी क्या एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स एंटीबायोटिक है, जिसको क्या है कॉम्बिनेशन में लिया जाता है अदर एंटीबायोटिक्स के साथ। और ये भी क्या है वेरियस टाइप के जो ससेप्टेबल जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं तो उसमें यूज किया जाता है इसको। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है।
टेजोवेक्टम आता है, ये उसका स्ट्रक्चर है टेजोवेक्टम का। टेजोवेक्टम क्या है, एक पेनिसिलिनिक एसिड सल्फोन डेरिवेटिव है और ये क्या है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर भी होता है और इसके अंदर क्या है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी होती है। तो इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आपको ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो वो आप लिख सकते हो नॉर्मल तरीके से। नेक्स्ट आता है एवीवेक्टम। तो ये इसका स्ट्रक्चर है एवीवेक्टम का। एवीवेक्टम इज ए नोवल नॉन बीटा लैक्टम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स दैट इनहिबिट ए वाइड रेंज ऑफ बीटा लैक्टमेजेस। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, पहली मतलब ऐसी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक तो ये है नहीं, क्योंकि इसमें लैक्टम रिंग प्रेजेंट नहीं है ना, इसलिए कि पहली एक नॉन बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, यानी एक ऐसा ड्रग है जिसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट नहीं होती है। ये एक नई मतलब आप इसे एंटीबायोटिक बोल सकते हो, है ना, एक नया मतलब बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर बोल सकते हो। और ये क्या वेरियस टाइप के जो बीटा लैक्टमेजेस रहते हैं, एक वाइड रेंज रहती है इनकी भी, तो इन सब के ऊपर ये काम करती है। फिर हमारी मोनोवेक्टम आ जाती है। इसमें तो बीटा लैक्टम रिंग जो है प्रेजेंट होती है। तो मोनोवेक्टम सेवे यूनिक बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर एंड आर ए नेचुरली अकरिंग एंटीबायोटिक आइसोलेटेड फ्रॉम क्रोमोबैक्टीरियम स्पीसीज। तो जो मोनोवेक्टम है तो ये भी क्या है, एक टाइप की यूनिक बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर वाली होती है और ये क्या है, नेचुरली अकरिंग है, यानी एक स्पीसीज होती है बैक्टीरिया की, जैसे हम बोलते हैं क्रोमोबैक्टीरियम स्पीसीज, और ये क्या है, इसी से जो आइसोलेट की जाती है ये वाली एंटीबायोटिक। इसको क्या है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो गए, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गए, एब्डोमिनल इन्फेक्शंस हो गए, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में इस एंटीबायोटिक को यूज किया जाता है। तो ये क्या है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हो गए हमारे सारे के सारे, और बहुत ही आसान है, मतलब आपको इतना ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज में पूछा जाता है और आप इतना सारा एक्सप्लेन भी कर देंगे ना एग्जाम में, तो आपके लिए सफिशियंट होगा। तो डायग्राम वगैरह आपको बस ये स्ट्रक्चर्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और सारे स्ट्रक्चर्स तो वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो बना सकते हैं, ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है। क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो आपको जितने याद हो आप उतने बना देना, और आपको याद नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन आप याद रखना जो जो मेन होते हैं, जैसे सेफेलोस्पोरिन का जो मेन स्ट्रक्चर है वो आपको याद होना चाहिए। क्लासिफिकेशन लिखोगे आप तो आप वहाँ पे स्ट्रक्चर जो आपको याद आ जाए वो बना सकते हो, जो नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो क्लासीफाई वैसे कर दो, नाम लिख दो, इतना ही आपके लिए सफिशियंट होगा। और बीटा लैक्टमेज का सिंपल सा ये रहता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सिंपल ही रहता है, और उनके स्ट्रक्चर को आप जो डिफाइन कर सकते हो कैसे जो बीटा लैक्टम रिंग खुल जाती है। तो स्ट्रक्चर आप जितना भी आप याद कर पाओ ये आपके लिए बढ़िया ही रहेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो टोटल हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पोरिन और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।